ऑडियो 5। पुस्तक केचुआ खाद वर्मी कल्चर संदर्शिका वर्मी कंपोस्टिंग मैनुअल। लेखक रत्नात्मक प्रकोष्ठ, शांति कुंज। पेज 24। चैप्टर 3, अध्याय 3, केंचुओं में प्रजनन। समस्त केंचुए उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट अर्थात एक ही शरीर में नर व मादा प्रजनन अंग वाले होते हैं, परंतु निषेचन अधिकांश जातियों में दो केंचुओं के मिलन क्रॉस फर्टिलाइजेशन से ही होता है। इनमें नर शुक्राणु स्पर्म्स पहले विकसित होते हैं, डिंब अर्थात अंडा ओवम बाद में विकसित होते हैं। इस प्रकार स्वनिषेचन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अन्य कारण एक यह भी है कि नर व मादा छिद्रों का स्थान अलग अलग होता है। उच्च वर्ग के प्राणियों के समान केंचुए के नर प्रजनन अंग में दो थैली के आकार के अंग होते हैं। इन्हें अंड ग्रंथि टेस्टिस कहते हैं। इसमें अपरिपक्व लिंग कोशिका इमेच्योर सेक्स सेल्स बनती हैं। तदुपरांत वह अंडकोश में आकर शुक्राशय सेमिनल वेसिकल में पहुंचते हैं। इस अंग में इनका विकास होता है। तब वह परिपक्व कोशिकाएं मैच्योर सेल्स अर्थात शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तदुपरांत शुक्राणु शरीर के नीचे की तरफ स्थित छिद्रों से बाहर आ जाते हैं। विभिन्न प्रजातियों में इन छिद्रों की स्थिति भिन्न होती है, जो प्रजाति के वर्गीकरण का महत्वपूर्ण लक्षण है। मादा प्रजनन अंग मुख्यतः अंडाशय या डिंब ग्रंथि ओवरी होती है, जहां डिंब ओवा की उत्पत्ति होती है। ओवरी के ठीक नीचे अंडाशयी कीप ओवेरियन फनल होती है। नली के आकार की अंडवाहिनी ओविडक्ट शरीर के बाहर मादा छिद्र द्वारा खुलती है। यह छिद्र भी शरीर के निचले भाग में होते हैं। अंडे इसी छिद्र से बाहर आते हैं। नर व मादा अंगों के अलावा शरीर में एक और अंग जोड़े में होता है। इसे शुक्र ग्राहिका स्पर्मेथेसी कहते हैं। इस अंग से एक दूसरे केंचुए की संभोग क्रिया के बाद शुक्राणु संग्रह व पोषित होते रहते हैं। मैथुन संभोग क्रिया। केंचुए द्विलिंगी होते हैं, फिर भी उनमें स्वनिषेचन सेल्फ फर्टिलाइजेशन न होकर पारस्परिक परनिषेचन रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इसके दो मुख्य कारण हैं, होम पूर्वता प्रोटेंडरी तथा नर व मादा छिद्रों का दूर दूर अलग अलग खंडों में होना। मैथुन क्रिया में दो केंचुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में अधरतल से चिपक जाते हैं। इस अवस्था में एक का शीर्ष छोर यदि माना उत्तर की ओर है तो दूसरे का दक्षिण की ओर होगा। आपस में चिपकने में सहायक ग्रंथियों एसेसरी ग्लैंड्स का स्राव सहायक होता है। इस अवस्था में केंचुए अपने को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि एक के नर छिद्र फेरेटिमा पोस्थुमा में 18वां खंड दूसरे के शुक्रधानी छिद्रों स्पर्मेथेसी के सामने आ जाते हैं। नर जनन छिद्रों के चारों ओर का भाग फूलकर प्यालेनुमा अंकुर कप लाइक पैपिला बना लेता है। इस प्रकार केंचुए लगभग संभोगिक क्रिया में आकर तब तक हिलते रहते हैं जब तक समस्त शुक्राणु एक दूसरे के छिद्रों द्वारा शुक्र वाहिका में नहीं चले जाते हैं। पूरी क्रिया इस प्रकार संपन्न होती है कि नर जनन छिद्र से निकलकर शुक्र द्रव्य स्पर्मेटिक फ्लूइड तथा प्रोस्टेट द्रव्य प्रोस्टेट फ्लूइड शुक्रधानी के अंदर संचित कर लिया जाता है। जब एक खंड की शुक्रधानियां भर जाती हैं तो केंचुए थोड़ा खिसक कर अपनी स्थिति इस प्रकार बदलते हैं कि नर जनन छिद्र अब दूसरे शुक्रधानी छिद्रों के सामने आकर उसमें धंस जाते हैं। इस प्रकार बारी बारी से दोनों केंचुओं के चारों जोड़ी शुक्रधानियां शुक्र व प्रोस्टेट द्रव्य से भर जाती है। कुछ विशेषज्ञ इस क्रिया को शुक्र गाहिका का चार्ज होना चार्जिंग ऑफ स्पर्मेथेसी भी कहते हैं। शरीर के अगले भाग में शरीर के बाहर एक पेशीय पट्टा मस्कुलर बैंड
दो पाइपों को जोड़ने के लिए सॉकेट जैसा उभरा आकार दिखाई देता है। इसे क्लाइटेलम कहते हैं। अधिकांश जातियों में इसका विकसित होना केंचुआ के वयस्क अवस्था में आने का सूचक है। संभोग क्रिया के पूर्व प्रजनन अवस्था में आने पर इसमें बदलाव आ जाता है और अधिकांशतः यह थोड़ा फूल जाता है तथा इस पर म्यूसिलेज जमा हो जाता है। इससे केंचुए एक दूसरे से चिपके रहते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु का आदान प्रदान होने के पश्चात केंचुए की संभोगिक क्रिया संपन्न हो जाती है तथा केंचुए अलग हो जाते हैं। केंचुए में मैथुन लगभग 1 घंटे तक चलता है। कोकून का निर्माण, उत्पत्ति। संभोगिक क्रिया संपन्न हो जाने के उपरांत कोकून बनना प्रारंभ होता है। यह 3 परतों से बना होता है। मैथुन के पश्चात क्लाइटेलम भाग के खंडों में स्थित क्लाइटेलर ग्रंथियां फेरिथिया पोस्थुमा के 14वें से 16वें खंड में स्थित अपना स्राव निकालती हैं। क्लाइटेलर ग्रंथियां जनन काल में अधिक सक्रिय होकर फूल जाती है। इनका स्राव लसदार होता है तथा क्लाइटेलम के चारों ओर एक करघनी या पेटी गर्डिल के समान रचना बनाता है जो हवा के संपर्क में आकर शीघ्र ही सूखकर दृढ़ होने लगती है। इस प्रकार बना कोकून सिकुड़ने लगता है तथा अंडाशयों, ओवरीज एवं अंडवाहिनियों, ओविडक्ट्स पर दबाव डालता है जिससे इस कोकून में अंडाणु ओवा भर जाते हैं। धीरे धीरे केंचुआ खिसक कर पीछे की ओर को इस प्रकार रेंगता है कि कोकून आगे की ओर बढ़ता जाता है तथा केंचुआ इसमें से पीछे की ओर बाहर सरकता जाता है। कोकून अब शुक्रधानियों, शुक्र ग्राहिकाओं, स्पर्मेटिक के भाग में पहुंचता है तो कोकून के दबाव के कारण शुक्रधानियों से शुक्राणु भी निकलकर इसी में आ जाते हैं। धीरे धीरे कोकून शरीर के और आगे के खंडों के भाग पर पहुंचता है जहां की ग्रंथिल एपिडर्मल कोशिकाएं एल्बुमिन का स्राव करती हैं। यह भी कोकून में भर जाता है। कोकून बाद में केंचुए के शरीर से अलग हो जाता है तथा उसे किसी नम स्थान पर छोड़ दिया जाता है। कोकून के सिरे लचीले होने के कारण अब बंद हो जाते हैं और कोकून का रंग हल्का पीला हो जाता है। एक बार मैथुन क्रिया के बाद एक ही केंचुआ कई कोकून बना सकता है क्योंकि शुक्र द्रव वीर की इतनी मात्रा एक ही बार में मैथुन में इकट्ठी हो जाती है कि वह कई कोकून बनाने के लिए काफी होती है। कोकून का निर्माण लगभग 6 घंटे में हो जाता है। उत्पत्ति व जीविता, सर्वाइवेबिलिटी के लिए उपयुक्त दशाएं। कोकून की उत्पत्ति तथा जीविता वर्मीकल्चर के लिए अत्यधिक उपयोगी है। अतः यह आवश्यक है कि केंचुए के प्रजनन व उत्पादकता पर अधिक व सही ज्ञान हो। साधारणतया सभी जातियों के लिए सबस्ट्रेट में उपयोगी अवस्थाएं इस प्रकार है। पहला, तापमान सामान्यतः 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। कुछ प्रजातियों में वर्मीकल्चर का बंद पात्र में होने के कारण वायु तापमान 25 से 45 सेंटीग्रेड पर भी केंचुए जीवित पाए गए हैं। तापमान केंचुए की जीवन क्रियाओं को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। उदाहरणार्थ उपापचय, मेटाबॉलिज्म, श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, कोकून उत्पत्ति व अंडजोत्पत्ति, हैचिंग इत्यादि सभी क्रियाएं किसी न किसी तरह तापमान से प्रभावित होती हैं। दूसरा, नमी 25 से 40%, हवा में नमी 60 से 100%, माइक्रोक्लाइमेट। तीसरा, पीएच। सामान्यतः अधिकांश प्रजातियां उदासीन आहार सबस्ट्रेट, न्यूट्रल फीड सबस्ट्रेट को पसंद करती है। विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 3 मिली महोज प्रति सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। कुछ प्रजातियां अम्लीय मिट्टी सबस्ट्रेट को वरीयता देती है।
कुछ जातियां जैसे आइसिनिया फेटिडा हल्के क्षारीय माध्यम को पसंद करती हैं। चौथा, छाया, प्रकाश एवं वर्षा से बचाव। उपरोक्त दशाएं वर्मी कल्चर में उत्पन्न करने से प्रजनन बढ़ता है तथा कंपोस्टिंग की क्षमता बढ़ती है। इसीलिए वर्मी कल्चर व कास्टिंग के लिए सब्सट्रेट को सही ढंग से रासायनिक मिलावट रहित बनाना अति आवश्यक है। साथ ही सूर्य की सीधी किरणों एवं वर्षा की अधिक नमी से बचाने हेतु छाया व मल्चिंग आवश्यक है। शीर्षक, कोकून से अंडजोत्पत्ति, निर्गमन, हैचिंग और इमर्जेंस। प्रत्येक कोकून में अंडों ओवम एग्स की संख्या 1 से 20 तक हो सकती है और इसमें से कई अंडे निषेचित हो सकते हैं, परंतु अधिकांश जातियों में हैचिंग केवल 1 या 2, अधिकतम 3 केंचुओं का ही होता है। संभवतः निर्गमन में एल्ब्यूमिन व अन्य पदार्थों का भी योगदान होता है। इस कारण सारे अंडे अंडजोत्पत्ति नहीं कर पाते। इस समस्या पर अभी संपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो पाए हैं, परंतु समझा यह जाता है कि शेष अंडाणु या शुक्राणु या तो नष्ट हो जाते हैं अथवा वृद्धिशील भ्रूण इनको भोज्य रूप में प्रयोग कर लेते हैं। अंडजोत्पत्ति हैचिंग अवधि अनेक घटकों जैसे तापमान, सबस्ट्रेट में नमी आदि पर निर्भर होती है, परंतु वर्मी कल्चर में साधारणतया प्रयोग में आने वाली जातियों में हैचिंग 2 से 4 सप्ताह में हो जाती है। उदाहरणार्थ आइसिनिया फिटिडा में 3 से 4 सप्ताह में संपन्न हो जाता है। अनुकूलन अवस्था मिलने पर कोकून उत्पत्ति संभवतः पूरे वर्ष चलती है, परंतु यह क्रिया ग्रीष्मकाल में अधिक व शीतकाल में कम होती है। अधिकांश जातियों में कोकून गर्मी के माहों में ही पैदा होते हैं। सामान्य भारतीय मेटाफायर पास्थुमा में कोकून अप्रैल से अक्टूबर के बीच पैदा होते हैं। प्रोफेसर बी के सेनापति व प्रोफेसर एस के साहू के शोध पत्र के अनुसार अधिकांश शीतोष्ण टेम्परेट प्रजातियों में प्रतिवर्ष एक वयस्क से 8 से 92, उदाहरणार्थ आइसिनिया फेटिडा में औसतन 17 कोकून तथा उष्णकटिबंधीय प्रजातियों में 1.30 से 46.59 कोकून औसतन पैदा होते हैं। अधिकांश जातियों में हैचिंग होने के बाद की अवस्था से पूर्ण वयस्क होने में 2 से 13 माह तक लग जाते हैं। अफ्रीका की जाति यूड्रिलस यूजेनिक, जो वर्मीकल्चर कार्य में अत्यधिक प्रयोग की जा रही है, में वयस्क अवस्था प्रजनन अवस्था 6 सप्ताह में आ जाती है। इस जाति में कोकून उत्पत्ति 3 से 6 माह तक चलती रहती है। तत्पश्चात कोकून उत्पत्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। उस समय वयस्क केंचुओं को अन्य कार्यों के लिए निकाल लेना चाहिए, उदाहरणार्थ मुर्गी पालन में आहार। कोकून का आकार व रंग। कोकून का आकार, रंग व माप भिन्न जातियों में भिन्न होता है और यह प्रजाति पहचान का महत्वपूर्ण लक्षण है। पैदा होने के कुछ घंटों पश्चात कोकून का रंग अधिकांश जातियों में पीला लिए हुए भूरे अथवा हल्का हरा भूरा रंग होता है। कुछ जातियों में मोती के सफेद रंग का गोल आकार का होता है। अधिकांश जातियों में कोकून धनिये के बीज के आकार का होता है, परंतु दोनों सिरे दबे व निकले रहते हैं। भारतीय जातियों में प्रोफेसर बी के सेनापति एवं प्रोफेसर एस के शाह ने एक शोध पत्र में 15 शीतोष्ण टेम्परेट तथा 15 उष्ण कटिबंधीय जातियों का अध्ययन किया है। इसका विवरण इस प्रकार है। केंचुए का प्रकार, कोकून का भार मिलीग्राम, व्यास मिलीमीटर, लंबाई मिलीमीटर में। शीतोष्ण प्रजातियां, कोकून का भार 0.86 से लेकर के 12 मिलीग्राम, व्यास 1.3 से लेकर 1.7 मिलीमीटर, लंबाई 2 से 6.9 मिलीमीटर। आइसिनिया फेटिडा, कोकून का भार 3.7 मिलीग्राम, व्यास 2.9 मिलीमीटर तथा लंबाई 6 मिलीमीटर।
उष्ण कटिबंधीय प्रजातियां, कोकून का भार 0.65 से 32.60 मिलीग्राम, व्यास 1 से लेकर 9 मिलीमीटर तथा लंबाई 2 से 15 मिलीमीटर। आयु, केंचुए की जीवन काल अवधि पर अभी तक अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। केवल एक ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति में अनुमानित अवधि 10 वर्ष आंकी गई है। सामान्यतः केंचुए की आयु 3 से 10 वर्ष तक होती है। फेरेटिमा की जीवन अवधि 5 से 7 वर्ष आंकी गई है।